अमीरी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाज़ार की और पैसे की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। ये बात कही है जिग ज़ैगलर, जो कि विश्व प्रसिद्ध लेखक और वक्ता स्पीकर हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर माई सेल्फ द बिजनेस बाबा। बिना किसी देरी की हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे, जो कि लिखा गया है रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वह पीएचडी भी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल में भी कम समय से भी कर लिया था। इसके बाद वह आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर गया। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी बिल्कुल भी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे कि हमें पढ़ना चाहिए, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले तो 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी यानी कि अपोजिट विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेना या ना मानने के बजाय उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचना पड़ता था, उनकी तुलना करना पड़ता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु मेरे पैसे के बारे में दोनों के विचार थे और नज़रिए बिल्कुल अलग अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी का ये कहना था कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों ने अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचता रहता था कि उनमें से किसने कहा, ये क्या कहा और क्यों कहा, उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों उन्होंने मेरे को सलाह दी होगी। और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। बुड्ढे को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। चूँकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे, प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई और आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। तो हम भी इस प्रकार अगर सोचें, थोड़ा जोर डालें, तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। मैंने दोनों साइडों की तरफ सोचा और आज मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि एक हैबिट डेवलप हो चुकी है यहाँ पर राइटर की। धन दौलत का विषय स्कूल में ही नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है।
वह सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी भी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी जो मानसिकता है, सोच है, या उसके सोचने का जो तरीका है, एक गरीब आदमी की जैसा ही बना रहेगा पूरी ज़िंदगी भर के लिए। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का जो विषय है स्कूलों में ही नहीं पढ़ाया जाता, स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर भी दिया जाता है, ना कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स और डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वह ज़िंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भी भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं या फिर जो सरकारी अधिकारियों के कारण है, जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वह धन के बारे में बहुत कम जानते हैं, उनकी नॉलेज बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर सरकार पर निर्भर तो जरूर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर या फिर सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा ख़त्म हो जाएगा। किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या फिर गरीब होंगे फ्यूचर के अंदर। कि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था, सोच विचार करना पड़ता, क्योंकि दो वहाँ पर हमारे पास डायरेक्शंस होती थी। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे कि मेरे को ये यूज़ नहीं करना। वह जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यानी उनकी थिंकिंग टोटली डिफरेंट थी। पहला वाक्य नेगेटिव है, नकारात्मक है, और दूसरा प्रश्नवाचक है, जिसके अंदर ये पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, यानी खुद से सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्नात्मक, एक में बात ख़त्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है, जो कि एक मशीन की तरह है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो उस समय हमारा दिमाग काम करने लगता है, यानी कि शुरू करता है काम करना। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वह लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है हमारा ब्रेन। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। और हमें भी ये दोस्तों बात सीखनी चाहिए कि ब्रेन एक्सरसाइजेस इस प्रकार हम सवाल पूछ के खुद से कर सकते हैं। यह जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमाग इससे आलस की एक पहचान के रूप में माना जाएगा। तो हमें कैसे सोचना है, हमें सवाल पूछने हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। उस समय हमारा दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू करेगा। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वह अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म में जो परिणाम निकला वो यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए फाइनेंशियली। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि
दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है लगातार। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हो और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हो। कितनी प्यारी लाइन यहाँ पर राइटर ने लिखी है। दोबारा इसे सुनते हैं कि शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हो, हेल्दी या फिज़िकली हेल्दी हो सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हो। इसको अपना लें तो अपना लाइफ अच्छी हो सकती है। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है, ये तो हम सभी को पता ही है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी ये कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सज़ा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। बिल्कुल वाइस वर्सा थिंकिंग है यहाँ पे। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की यह सीख थी कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे, बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है इनकी लाइंस, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे और आपको भी आ रहा होगा होपफुली। एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था, जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ बिल्कुल भी। दूसरे का कहना था, खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था, हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था, मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का ये मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वह हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट की योजनाएं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वह अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतज़ाम कर लिया था। वह मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ़ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वह अक्सर कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसलिए बदले में मुझे भी ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वह कहते थे कि सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वह ये मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरी तरफ दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे।
वह इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ, अमीर लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है, एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वह दिवालियेपन की कगार पर थे, तब भी वे खुद पर अमीर आदमी ही की तरह सोचते थे। वह अपने समर्थन में ये कहते थे, गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे डैडी, गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरी पैसों में कोई भी रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन में ही मैं समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम काम करते थे, कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चुका था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊंगा अपने जीवन में। मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या फिर अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में मेहनत करूं, डिग्री लूं, पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं और वहां पर काम करूं। वह चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी बनूं, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या फिर एमबीए वगैरह कर लूं। दूसरे डैडी बिल्कुल अलग सोचते थे। वह मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जा सकता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान ना देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो अमीर डैडी के पास नहीं थी। यहाँ राइटर रॉबर्ट कियोसाकी एक बात बताना चाहते हैं हम सभी को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, परंतु रॉड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ। तो द रोड नॉट टेकन को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए एक दूसरे के साथ शुरू करते हैं। ठीक है। पीले जंगल में 2 राहें बढ़ती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा, देर तक यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है, झुरमुटों में मुड़ने के पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अपने दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राह बढ़ती थी और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इसी बात से सारा फ़र्क पड़ता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसी बात से सारा फ़र्क पड़ा। सो मैंने ट्राई किया दोस्तों आप सभी के सामने बोलने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय गुजर चुका है पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रिए को ना सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी जो धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई,
मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, तब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब कुछ समझ चुका हूँ जो कि मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, एक एनर्जी के रूप में है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं और अब दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्याएं हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा तब शुरू हुई जब मैं केवल 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वह बहुत आसान थे, और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने उन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। दोस्तों, वो 6 सबक कुछ इस प्रकार है। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है। तीसरा, अपने काम से काम रखें। चौथा, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। नंबर 6 और आखिरी, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। साथियों, मैं मानता हूँ कि आपको सारा चैप्टर 1 अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ इस इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम शेयर आप कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप अमीर बने, साथ में आपके फ्रेंड्स भी बने। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड लाइक आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।